अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं वेजा फ्राई। जी हाँ, वेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चलें जी अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वैसे मुझे लगता है आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए कि वीडियो देखने में आप इतने बिजी हो जाते हैं कि आप लोगों को याद ही नहीं रहता कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वीडियो के बीच में भी आप लोगों को याद कराती रहूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करती रहूंगी। खैर, हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भारत और कनाडा में जो है वो आजकल बड़ी टेंशन है, और उसकी वजह यही है कि जिस तरह की स्टेटमेंट जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, उसके बाद जाहिर है कि भारत की तरफ से भी रिस्पांस आना तो था ही, और बिल्कुल आया। उसके साथ साथ एक एडवाइजरी भी इशू की गई दोनों कंट्रीज की तरफ से, जिसमें कि ये कहा गया कि जी ट्रैवलिंग के वक्त खास एहतियात करें। और इसके सबसे पहले जो है वो कनाडा ने और उसके बाद भारत ने भी एक एडवाइजरी जो है अपने लोगों को जो कनाडा में रहते हैं या पढ़ाई करने गए, स्टडीज के लिए गए स्टूडेंट्स को, और सबके लिए वो एडवाइजरी उन्होंने भी इशू कर दी। बाद में जी कनाडा ने कहा कि जी हमने तो वो हेल्थ इश्यूज को लेके बात की थी, हमने तो कोई और बात की थी। यानी कि अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जलेबियां बनाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया, भारत की तरफ से बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस जब गया, तो जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब थोड़ा इधर की कहानियां करके लग रहा है कि मामले को ठंडा करने के चक्कर में है। लेकिन बहरहाल लोगों ने ये तो देखा ही कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो एक 36 का आंकड़ा चल रहा है, और एक टेंशन तो बहरहाल G20 के दौरान भी लोगों ने देखा। जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भारत गए थे तो उस वक्त भी ये माहौल ऐसा ही था कि उनसे बहुत ज्यादा दूसरी कंट्री के लोग जो है बात नहीं कर रहे थे। जो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट्स आए थे उन्होंने उनसे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की थी, और थोड़ा सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टेंशन में ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कोई इस किस्म का झगड़ा हो रहा है दोनों का आजकल। 2017 वाला पाकिस्तान। जी, तो कुछ ऐसा झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले जी नवाज शरीफ साहब पता नहीं कहां से आ गए थे, तो हम नवाज शरीफ साहब की बात भी सुन ही लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। आज आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहाँ ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहाँ से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। जी, तो ये थे नवाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि भारत हमारी कॉपी कर करके देखें जी उनकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और हम जिसकी वो कॉपी कर रहे हैं हमारा हाल देख लीजिए। वैसे ये बात भी मियाँ साहब समझा नहीं सके कि जिनकी कॉपी की है उनका इतना बुरा हाल क्यों है, और जिन्होंने कॉपी की है खैर वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन खैर अभी इसके ऊपर भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। यकीनन वो अभी कनाडा के साथ जो है वो 36 का आंकड़े में सींग फंसा के बैठे हुए, इसी वजह से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया होगा। मोदी जी ने कहा होगा इस किस्म की हल्की फुल्की चीजें बाद में देख लेंगे, फिलहाल कनाडा को भुगताते हैं। लेकिन अगर हम कनाडा की बात करें और पाकिस्तान उसमें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट आप लोगों ने सुन ही लिया था कि किस तरह से वो बात कर रहे थे। कल हमने बिलावल की वीडियो भी आपको दिखाई थी, और आज हम आपको दिखाते हैं कि जी PMLN यानी कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के ही एक मेंबर जो कि पंजाब पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं, और उसके बाद यानी कि पंजाब पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं और माइनॉरिटी से हैं, सिख कम्युनिटी से हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। खुशी की और जाके कोई यूरोप में बसा, कोई कनाडा में बसा, कोई अमेरिका में बसा, कोई मिडल ईस्ट में बसा।
ताकि अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत की खुफिया एजेंसी आज इसको टारगेट किलिंग करती है, कभी कनाडा में जाके, कभी किसी और मुल्क। और मैं कनाडा की हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं। जी, और ये थे पीएमएल-एन के मेंबर रमेश सिंह अरोड़ा। जी हाँ, रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो थे वो बात कर रहे थे भारत की, और उसके साथ साथ कनाडा में और खालिस्तान के ऊपर भी वो बात कर रहे थे। और जाहिर है कि जैसा कि सब देख ही रहे थे, आप लोग सुन ही रहे थे कि सारा इल्जाम वो भारत के ऊपर लगा रहे थे। यकीनन कहीं से भाई लोग से डिक्टेशन लेकर आए होंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपको मालूम है माइनॉरिटी ऐसे बढ़ बढ़ के इंटरव्यू दे नहीं सकती और बात कर नहीं सकती जब तक कि वो भारत के खिलाफ बात ना कर रहे हैं। उस वक्त तक उनको परमिशन नहीं होती कि आप जाके बात कीजिए। टेंशन बहुत है, लेकिन लोगों का कहना यही है कि जल्दी हो सकता है कि बाकी कंट्रीज यानी कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज बीच में पड़े और भारत और कनाडा के बीच में जो ये टसल चल रही है, जो ये टेंशन चल रही है, वो जल्दी खत्म हो जाएगी। हम खुद भी यही दुआ करते हैं कि जल्दी ये टेंशन जो है ये खत्म हो। लेकिन इस बीच में आपकी यानी कि भारत की एक लीडर है ममता दीदी, वो देखिए क्या कर रही हैं। जी हाँ, वो वॉक कर रही हैं और वो जॉगिंग कर रही हैं, जॉगिंग और वॉक के बीच की कोई चीज कर रही हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा ही कर रही हैं, इसलिए कि जाहिर है जितनी टेंशन कंट्री में इस वक्त है उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि ये वीडियो उनकी एकदम परफेक्ट है। इस वक्त यही करना चाहिए कि इंसान जो है वो अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा सा भागता दौड़ता रहे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो यानी कि यूएई को भेजा जाता था चिकन और मीट और इस किस्म की चीजें, वो जी बंद कर दी गई हैं। हमारी तरफ से नहीं, हमारे पास तो बहुत है जी, यूएई ने बंद कर दिया। जी हाँ, यूएई की तरफ से कहा गया है कि 10 अक्टूबर से पाकिस्तान से वो किसी भी किस्म का चिकन या मीट या बीफ या मटन कुछ नहीं लेंगे। उसकी वजह ये बताई गई है कि जो चिकन पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था उसमें फंगस लगा हुआ था या वो खराब था, और उसमें इस वजह से जो है वो यूएई वालों ने जो है वो मना कर दिया और पाकिस्तान से कहा है कि जी हम रहने दो या हबीबी, हैया हैया नहीं चाहिए तुम्हारा भैया, सॉरी तुम्हारा ये मीट और तुम्हारा चिकन नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि ये जो शेख है इनके तरह दिमाग क्या खराब है भाई, फंगस ही तो लगा हुआ था ना, धो के खा लेते, ऐसी क्या टेंशन है। लेकिन जाहिर है कि नखरे बहुत होते हैं भाई, इनके पास पैसा बहुत है। यूएई के पास तो आपको मालूम है टूरिज्म का बहुत पैसा है, और बाकी अरब कंट्रीज जो हैं वो तो खैर तेल शेल भी है उनके यहाँ जो हम मांगते रहते हैं सऊदी अरब वगैरह 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 से। लेकिन ये यूएई वालों ने जो है वो कहा है कि जी 10 अक्टूबर से वो पाकिस्तान से मीट चिकन या कोई भी इस तरह की बीफ वीफ कुछ नहीं लेंगे। और उसकी रीजन यही बताई है कि जो चिकन गया था कंटेनर में भर के उसमें फंगस था। जैसे मैंने पहले कहा, ये अरब जो होते हैं इन्हें कोई काम वाम करने की आदत नहीं है, ऊपर वाले ने इनके ऊपर वैसे ही इतना पैसा बरसा रखा है कि ये कभी कोई काम नहीं करते। इसी वजह से या तो इन्हें टूरिज्म से पैसा मिल जाता है, नहीं तो तेल के कुएं इनके पास हैं, फ्यूल इनके पास इतना ज्यादा है, और फिर आपने देखा है कि कितने ऐशो आराम में रहते हैं ये लोग, इनके पास बहुत पैसा है तो ये काम वाम करते नहीं है। अगर इसी किस्म का कोई सड़ा भूसा, कोई फंगस लगा हुआ खराब हुआ हुआ चिकन हमने किसी और कंट्री को दिया होता जो एशियन कंट्री होती, उन्होंने जी धोना था, जरा सा धोते से रगड़ कर, आपको पता है धोने से निकल जाता है, तो वो धो के निकाल देते, उसके बाद पका लेते। पकाने में आपको पता है हमारे यहाँ जो मसाले पड़ते हैं, ये मिर्चे और धनिया और हल्दी और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से एमडीएच के मसाले, जी जी मुझे बड़े पसंद है, तो जी वो डलते हैं और उसको खूब भून के जब आप निकालेंगे तो वो अगर खराब भी होगा ना चिकन तो वो सही हो जाता है। लेकिन इनको अरब्स को कौन समझाए, अजीब लोग हैं ना, जुबान भी नहीं समझते, बस हबीबी हैया हैया करते रहते, तो उन्होंने जी मना कर दिया है। तो हमने भी कहा ठीक है जी जाओ दफा, हमें क्या। तो अब ये है कि जी अक्टूबर 10 से जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो चिकन और इस किस्म की चीजें जो है वो हम यूएई के मत्थे नहीं लगा सकेंगे। अब हमें कोई और मार्केट ढूंढनी पड़ेगी जो हमारी ये सड़ी हुई प्रोडक्ट्स को ले ले और उसके बाद कुछ कहे भी नहीं ना, बिल्कुल चुप करके खाए और हमें कोई शिकायत ना करे। बहरहाल इसके ऊपर मुबारकबाद किसको देनी है, मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ जाए ना, वो आपको मालूम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में गए, जैसे ही वापस आते हैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना है कि जी इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान की अब ये हालत हो गई है कि उससे चिकन और मीट भी कोई लेने को तैयार नहीं, खास तौर पे यूएई जो हमारा
ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो उसमें मुबारकबाद किसको देनी है। लेकिन अभी क्या है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिजी हैं अमेरिका में, और जैसे ही वापस आएंगे मैं उनसे जरूर पूछूंगी, वैसे अगर उन्होंने अपना नंबर ना बदल दिया हुआ। इसलिए कि मैंने सुना है कि उनका नंबर किसी ने ट्विटर पे लीक कर दिया था, उसके बाद उनको कोई 10,000 मैसेजेस गए। वो बता रहे थे खुद इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जी मेरा नंबर किसी ने ट्विटर के ऊपर लीक कर दिया, और उसके बाद मुझे 10,000 मैसेजेस, यानी उनको 10,000 मैसेजेस आए, जो पढ़ के मतलब पढ़े लिखे हो गए वो। लेकिन पता नहीं किसने नाम नंबर लीक किया होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं चलती हूँ और अगली न्यूज की तरफ, और मैं आपको ये भी बताती चलूं जी। चले हामिद मीर साहब की बात कर लेते हैं। जी हाँ, हमारे जर्नलिस्ट हैं जी, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत लाइक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब का कहना यह है कि मुस्तफा नवाज खोखर एक नई सियासी जमात बना रहे हैं, यानी कि मुस्तफा नवाज खोखर जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर थे, फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, अब वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, और इसमें शाहिद खाकन, अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और कुछ और लोग शामिल होंगे। इस जमात को तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और इसके अलावा दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मुकाबले में समझा जा रहा है कि ये उनका कंपटीशन देंगे उनको एक तरह का। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पॉलिटिकल पार्टीज बना कौन रहा है, मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता है? जी हाँ, बिल्कुल आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कौन बनाता है पार्टीज, तो इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीनन ये हमारे भाई लोग का काम है, इसलिए कि इन लोगों को और तो कोई दुनिया का काम है नहीं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुस्तफा नवाज खोखर को भी जो है वो कहीं ना कहीं जाके एस्टेब्लिशमेंट का कोई मिल गया होगा, और उन्होंने कहा होगा खाली बैठे हुए चलो पॉलिटिकल पार्टी बना लो, ताकि एक तरह की कंपटीशन दी जाए, कंपटीशन मिले पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को भी। लेकिन खैर देखते हैं कि ये कहाँ तक कामयाब होते हैं, इसलिए कि उससे पहले जहांगीर तरीन खान साहब की भी तो पॉलिटिकल पार्टी बनवाई गई है, अब उसका क्या अचार डालना है, उनसे भी तो आखिर कोई काम लेना ही है ना, या बस पार्टीज ही बनाते रहेंगे। इलेक्शन जी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में हो जाए। जी हाँ, जो इलेक्शन नवंबर में होने थे अब उनके लिए बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो इलेक्शन जो है वो जनवरी में हो जाए। खैर हमें क्या, वोट डालें या वोट ना डालें, जिसने आना है उसी ने आना है। ये कोई मतलब बांग्लादेश, भारत, अमेरिका या कनाडा या कोई और कंट्री तो है नहीं कि आपके वोट के जरिए ही आपका पसंदीदा लीडर जो है वो पावर में आएगा। यहाँ पे तो वही पावर में आएगा जिसको जूते अच्छे पॉलिश करने आते होंगे। जूते अच्छे पॉलिश करने वैसे तो सभी को आते हैं, हमारे यहाँ हर किसी को जूते अच्छे पॉलिश करने आते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये डिसाइड करना कि आखिर इस बार लाए किसको, इसलिए कि हर एक ऐसा जूता साफ करता है कि उसके अंदर शक्ल नजर आती है। लेकिन बस देखते हैं, 19-20 का ही फर्क है, थोड़ा सा। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है और इस बार कौन आ जाता है। लेकिन हाँ, एक मौलाना साहब की जरूर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिन्होंने ये अनाउंस किया था, आपने ट्विटर पे भी देखा होगा। इन्होंने कहा कि जी इजराइल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, 19 सितंबर 2023 को इजराइल खत्म हो जाएगा। सुन लेते हैं। इसराइल सफ़े हस्ती से ख़त्म। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफ़े हस्ती पर नजर नहीं आएगा, खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, सफ़े हस्ती तो खत्म, सफ़े हस्ती तो खत्म। पक्की गल है, पक्की पक्की। जी हाँ, तो ये थे मौलाना साहब जो ऐलान कर रहे थे कि जी इसराइल जो है वो 19 सितंबर 2023 को खत्म, और उसके बाद जो कुछ किया आपने देखा। लेकिन भारत ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और मौलाना साहब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ जाके छुप गए, वरना सब लोग इन्हीं को ढूंढ रहे हैं यही पूछने के लिए कि जो ऐलान आपने किया था आखिर अब उसके आगे करना क्या है और उसके बाद का क्या सीन है। लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको ये भी बताते चले कि जी खुशीद शाह साहब का कहना है, जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर है खुशीद शाह साहब, ये जो कोने में थे ना, हाँ जी वही खुशीद शाह साहब। उनका कहना है कि अगर जरदारी ने बिलावल के हाथ, यानी जरदारी साहब ने अगर बिलावल भुट्टो के हाथ खोल दिए तो हम 80s की दिहाई में चले जाएंगे, तो हम यानी 80s में चले जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं खुशीद शाह साहब। अब इस बात का क्या मतलब है पता नहीं, क्या बिलावल भुट्टो के हाथ बंधे हुए या बिलावल भुट्टो के हाथ जो है वो जरदारी साहब ने खोलने, और अगर खोल दिए तो हम 80s में क्यों चले जाएंगे।
मतलब ये कि वो 80s में जाएंगे तो फिर जतेंद्र साहब की मूवीज देखनी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो तो मैंने अभी मतलब देखी है, एक दो मूवीज उनकी देखी है मैंने, और अजीब अजीब सी होती थी। 80s की मूवीज तो बहुत ही बकवास होती थी। हाँ, 60s की अच्छी होती थी, 70s की अच्छी होती थी, फिर 80s को छोड़ दीजिए, फिर 90s की मूवीज जो है ना वो अच्छी होने लगी थी। तो मुझे ये कि अगर 80s में चले गए तो क्या वो सारी मूवीज फिर से रिलीज हो जाएंगी, वो सारी मूवीज फिर से मतलब लोगों को देखनी पड़ जाएंगी। वो था ना दिन तारा, अच्छा सॉरी। तो हम चलते हैं और हम जी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हम आपको ये बता दें कि जी ये जो है मलिक बोस्तान साहब, जी हाँ, और ये पाकिस्तान में करेंसी डीलिंग में है, और इनका कहना ये है कि हालिया कार्रवाई में, यानी जो हालिया कार्रवाई जो फौज ने की, बोले तो आर्मी चीफ साहब कह रहे थे ना, मैं इकोनॉमी को हैंडल कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी को मैनेज कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी को जो है संभाल लूंगा, कम करा लूंगा डॉलर। तो उनका कहना है ये हालिया कार्रवाई में डॉलर स्मगलर्स, ब्लैक मार्केटिंग और बैंकों का गठजोड़ सामने आया है। जी हाँ, ये कहना है मलिक बोस्तान साहब का कि जो अभी कार्रवाई की गई है आर्मी की तरफ से, फौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो कह रहे वो लोग कि यानी हम इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, उसके लिए मुसलसल लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, कई जगह छापे मारे जा रहे हैं। तो उसमें मलिक बोस्तान साहब का कहना ये है कि जो बैंक्स हैं उनका, उसके साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग और जी कार्रवाई में जो डॉलर स्मगल करते हैं उन लोगों का गठजोड़ सामने आया है। मतलब वो लोग आपस में मिलकर काम कर रहे थे, बैंक भी, स्मगलर्स भी, और इस किस्म का गठजोड़ चल रहा था। तो फिर यकीनन उसमें बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, तो अगर मलिक बोस्तान साहब वो नाम भी अगर बता देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन जाहिर है कि वो वहीं तक बात करते हैं जहां तक वो अफोर्ड कर सकें और जहां तक उनकी जान को खतरा ना हो। तो जी हाँ, बिल्कुल, मलिक बोस्तान साहब बस यहीं तक बता के चुप हो गए और उन्होंने आगे कुछ कहा नहीं। अब ये और बात है कि हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह से काम होता है। लेकिन एक चीज और जो मैंने आपको बताई थी, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें और आईटी में जो है, आईटी फील्ड जो है, वहां पर जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं वो भारत की हो रही हैं और उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। और कहा यह गया है कि जी हरगिज हरगिज जो है वो भारत की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करें। ये तो खैर एक चीज हो गई। इसके साथ जी आज ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान के जो रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तान में जी बहुत से रेस्टोरेंट हैं, कई बड़े हैं कई छोटे हैं। अब खैर बड़े छोटे का तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया है न्यूज में कि पाकिस्तान के कई रेस्टोरेंट्स जो है वहां पे जो लोग अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह देते हैं ना पेमेंट के लिए, जी जी, उसका डाटा जो है वो लीक हो गया है। और जो कहना चाहिए कि जो हाईजैक करते हैं या जो हैक करते हैं, सॉरी हाईजैक कह रही हूँ मैं, हैक जो करते हैं उन्होंने जी वो डाटा सारा हैक कर लिया है। और उसके बाद कई लोग जो हैं उनके अकाउंट जो है वो खतरे में पड़ गए हैं। जो लोग, जिन लोगों ने भी क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट की है, उनका डाटा लीक हो गया है और वहां से जो हैकर्स हैं उन्होंने उनका वो डाटा चोरी कर लिया है। और कई लोगों के लिए ये खतरा बताया जा रहा है कि हो सकता है उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएं। खैर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे तो अकाउंट में वैसे कुछ नहीं होता। हो सकता है कोई डाल दे तो और बात है कि हो सकता है कि कोई चोर डाकू चक्का देखे जब हैक करने के लिए जाए तो क्या यार इसके, मतलब मैंने भी 2-3 दिन पहले खाना तो खाया था कहीं, मगर ये कि वो मेरे अकाउंट में पैसे बहुत ही कम है, वो पैसे देने के बाद तो कुछ भी नहीं बचा। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो हैकर भाई अगर आप मेरा कार्ड भी हैक किया तो प्लीज कुछ पैसे उसमें डाल दिएगा। तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए कि मेरे अकाउंट में तो आपको मालूम है कि चूहे नाच रहे होते हैं। लेकिन खैर जिन लोगों के बेचारों के कार्ड हैं और जिनके हैक हुए हैं तो यकीनन परेशान होंगे। और लेकिन पाकिस्तान में किसी को टेंशन नहीं, इसलिए कि इस तरह की चीजें तो हमारे यहाँ होती ही रहती है, कोई नई बात नहीं है। बात सिर्फ नई ये है कि न्यूज बाहर आ गई है, अदरवाइज तो इस किस्म के काम हमारे यहाँ हर रोज होते हैं। और रोज ही हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो आवाम है वो बेचारी पिसती है, उसकी चीजें चोरी होती हैं, उसके ऊपर चोर और डाकू भी हमला कर देते हैं। और जो आजकल हाल हुआ है, जिस तरह के बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई है, उसके बाद तो हर दूसरा आदमी आपको लुटेरा और डाकू ही फील होगा। और शायद लोगों की यही हालत हो गई है कि अब वो टाइम आ गया है कि किसी का घर या किसी का ऑफिस और कुछ महफूज नहीं है। यहाँ तक कि लोग जो हैं वो बैग स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की जो वारदातें हैं वो भी बहुत ज्यादा, वो केसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन पुलिस हमारी कुछ कर नहीं पा रही और ना ही कुछ कर सकती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं सिंध के, यानी कि ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है
کہ جی آپ لوگ اپنے جو موبائلز ہیں اس کو ایسی جگہ رکھیں کہ جو سنیچ کرنے آئے یا جو چھیننے آئے ڈاکو اس ڈاکو کو یا اس چور کو آپ کا موبائل جو ہے وہ نہ ملے. اب اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دی تھی اور بتا دیا تھا کہ جی آپ کہاں کہاں موبائل رکھ سکتے ہیں اور کیسے رکھ سکتے ہیں کہ کسی چور کے ہاتھ میں نہ آئے. لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. فی الحال تو سب کی نظریں ہیں کینیڈا پہ اور بھارت پہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے پرائم منسٹر مودی جی اور کینیڈا کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کس طرح سے اس ایشو کو سالو کرتے ہیں جو بیٹھے بٹھائے اڑ گئے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں سے جو پنو، میرے خیال ہے پنو ہی نام ہے نا وہ جو، ہاں جی پنو، تو جی پنو کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں اور پنو نے بھی جو ہے وہ دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں اور یہی کہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ دہلی کو بنا دیں گے کیا بھلا خالستان. جی ہاں انہوں نے کہا جی خالستان جو ہے وہ ہم دہلی میں بنائیں گے. تو اب پوچھنا یہ تھا کہ کیا کینیڈا میں اگر اس قسم کی بات کی جائے اور وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف اسپیچ ہے، تو میرے خیال یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس قسم کی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے کینیڈا کو. مگر بہرحال اس قسم کی ویڈیوز بھی آئی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نہیں دکھا رہی کیونکہ مجھے تو کوئی خاص امپریسو قسم کی ویڈیو لگ نہیں رہی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے بے وقوفوں کی طرح کہہ رہا ہے کہ جی ہم دہلی میں خالستان بنا دیں گے. یہ اور بات ہے کہ پاکستان سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ واہ 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 کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جی بڑا تگڑا کام ہو رہا ہے اور بڑا بھارت کو مذاق چکائیں گے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس وقت ہمیں تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے اور ہمیں ہرگز بھارت کی پرابلم میں مزید جو ہے حصہ نہیں لینا چاہیے اور اس قسم کے لوگوں سے الگ رہنا چاہیے. لیکن کیا کریں جی، ہم تو شروع سے ہی خالستان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، تو اس وقت فوری طور پہ سنبھل جانا یا صحیح ہو جانا ہمارے بس میں نہیں ہے. مگر خیر ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے. یہاں سے میں چلتی ہوں، لیکن جاتے جاتے آپ لوگ جو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور میں چلتی ہوں اس لیے کہ زیادہ باتیں کرنے کی تو مجھے عادت ہے نہیں، تو میں چلتی ہوں. آپ لوگ جو ہیں وہ سبسکرائب کر لیے گا، یا کیا نہیں کیا لیکن میں تو روز ہی کہوں گی. تھینک یو.